Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, उत्पत्ति समता नियम। लास्ट वीडियो में हमने उत्पत्ति के नियम से क्या आशय होता है, उत्पत्ति के 3 नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम की व्याख्या हमने लास्ट वीडियो में अध्ययन किया था। तो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि उत्पत्ति समता नियम क्या होता है और इसकी व्याख्या। उत्पत्ति के नियम से क्या आशय था कि अल्पकाल में उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो जब हम परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में वृद्धि करते हैं तो उससे अधिक अनुपात में यदि उत्पादन में वृद्धि हो रही थी तो वो कहलाता है उत्पत्ति वृद्धि नियम। अब जिस अनुपात में हम उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करते हैं और उसी अनुपात में यदि उत्पादन में भी वृद्धि होती है, या उत्पादन हम बोले कि इस अवस्था में आपका सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन तीनों क्या होते हैं, मतलब कुल उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन जो बढ़ने की दर होगी वो क्या होगी, स्थिर होगी, और औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो इस नियम की क्या परिभाषा है, देखिए। उत्पत्ति वृद्धि नियम एवं उत्पत्ति ह्रास नियम के जो बीच की कड़ी होती है उसे उत्पत्ति समता नियम कहा जाता है। यानी प्रारंभ में उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील होता है, फिर उत्पत्ति ह्रास समता नियम क्रियाशील होता है और सबसे एंड में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उत्पत्ति समता नियम उत्पत्ति वृद्धि नियम और ह्रास नियम के बीच की एक कड़ी है। अन्य शब्दों में जब उत्पत्ति वृद्धि नियम समाप्त हो जाता है, उत्पत्ति वृद्धि नियम की समाप्ति यानी जब साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है। हमने जो उत्पत्ति वृद्धि नियम का वीडियो है उसमें भी ये अध्ययन किया था कि उत्पत्ति वृद्धि नियम तब तक लागू रहता है जब तक कि साधनों का एक अनुकूलतम संयोग स्थापित है, कि आप जिस अनुपात में साधन में वृद्धि कर रहे हैं उससे अधिक अनुपात में क्या हो रही है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है। लेकिन एक बिंदु के बाद क्या होता है, उत्पत्ति समता नियम लागू होना शुरू हो जाता है और उत्पत्ति वृद्धि नियम जहाँ समाप्त होगा वहाँ क्या चालू हो जाएगा, उत्पत्ति समता नियम। और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने की दशा में, यानी उत्पत्ति समता नियम कब क्रियाशील होता है, जब उत्पत्ति वृद्धि नियम तो समाप्त होगा और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने वाला होगा। तो इन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है उसमें उत्पत्ति समता नियम क्रियाशील रहता है। मार्शल के अनुसार उत्पादन की जिस स्तर पर उत्पत्ति वृद्धि तथा उत्पत्ति ह्रास नियम दोनों नियमों का प्रभाव बराबर हो जाता है तो उसे उत्पत्ति समता अथवा स्थिरता नियम लागू होने लगता है। इस प्रकार उत्पत्ति समता नियम एक ऐसी व्यवस्था को बताता है जिस पर सीमांत उत्पादन न तो बढ़ता है न ही घटता है और स्थिर रहता है। यानी कुल उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन कुल उत्पादन में जो बढ़ने की दर होती है वो क्या होगी, समान होगी, जिससे क्या होगा, हमारा सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। इस नियम की आपकी व्याख्या की गई है। उत्पत्ति समता नियम के अनुसार यदि एक या एक से अधिक साधन स्थिर रहे, अल्पकालीन व्याख्या है उत्पादन फलन की, तो अल्पकाल में उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो जब एक या अधिक साधन स्थिर रहें और उत्पादन के अन्य साधन यानी जो परिवर्तनशील साधन है उनमें वृद्धि की जाए तो बढ़ती हुई दर से उत्पत्ति प्राप्त होती है। स्टार्टिंग में जो हमने उत्पत्ति वृद्धि नियम में पढ़ा था कि बढ़ती हुई दर से हमें क्या प्राप्त हुआ था, उत्पादन। और जब साधनों के अनुकूलतम संयोग पर उत्पत्ति की प्रक्रिया या उत्पादन की प्रक्रिया चालू रहती है, कि मतलब अनुकूलतम संयोग के बाद भी यदि हम उत्पादन जारी रखते हैं तो समता नियम लागू होने लगता है। इस नियम के अंतर्गत टीपी जो बढ़ेगा वो बढ़ने की दर क्या होगी, समान होगी। एमपी और एपी यानी मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन, और एपी से आशय एवरेज प्रोडक्शन या औसत उत्पादन दोनों क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। अन्य शब्दों में उत्पादन प्रक्रिया में नवीन इकाई के प्रयोग से हम जो परिवर्तनशील साधन है उसकी एक और अतिरिक्त इकाई का उपयोग करेंगे, उससे
उत्पादन वृद्धि साधनों की वृद्धि के अनुपात में ही होती है, न कम होगी न ज़्यादा होगी। उत्पत्ति वृद्धि नियम की व्याख्या में हमने क्या देखा था कि जिस अनुपात में साधन बढ़ाते हैं उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पत्ति समता नियम, जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है उसी अनुपात में क्या होती है, उत्पादन में भी वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए यदि उत्पादन के साधनों की मात्रा को दुगना कर दिया जाता है तो कुल उत्पादन भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। आपको यहाँ एक तालिका दी गई है। इस तालिका में सबसे पहले हमें दिया हुआ है श्रम एवं पूंजी की मात्रा, कि श्रम और पूंजी को क्या माना गया है, परिवर्तनशील साधन माना गया है। ये कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। अब आपको इस तालिका में यदि ध्यान से देखेंगे तो देखिए एपी और एमपी दोनों क्या हैं, स्थिर है। परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि हो रही है, कुल उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन जो कुल उत्पादन के बढ़ने की गति है वो क्या है, समान है। 50 से 100 हुआ, 100 से 150 हुआ। एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकलता है, टीपी ऑफ 1, जैसे 100 माइनस 50, फर्स्ट का 50, देन 100 माइनस 50 50, 150 माइनस 100 50, 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 200 50। जो ये सीमांत उत्पादन है वह भी क्या है, समान है। तो उत्पत्ति समता नियम वह स्थिति होती है जिसमें कुल उत्पादन बढ़ता है लेकिन जो बढ़ने की दर होती है वह समान होती है और औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों स्थिर रहते हैं। ये तो इसकी तालिका हो गई। आप तालिका को इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे कि उपरोक्त तालिका में टीपी कुल उत्पादन है, एपी औसत या एवरेज प्रोडक्शन और एमपी से आशय मार्जिनल प्रोडक्शन या सीमांत उत्पादन से है। श्रम और पूंजी को परिवर्तनशील साधन माना गया है। इनकी इकाइयों में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में समान रूप से वृद्धि हो रही है। और आप ये भी समझा सकते हैं एवरेज प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्यू, और एमपी कैसे कैलकुलेट होता है। उसके बाद रेखा चित्र द्वारा व्याख्या। उक्त तालिका के अनुसार जो हमने यहाँ वो, अब रेखा चित्र की किस तरह व्याख्या होती है कि ओ एक्स पर श्रम एवं पूंजी की इकाइयों को लिया गया है। जैसा कि हमने उत्पत्ति वृद्धि नियम में भी सेम डायग्राम है आपके कि ओ एक्स पर हम हमेशा श्रम और पूंजी परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ, और ओ वाई एक्स पर औसत एवं सीमांत उत्पादन। अब ये देखिए, एक पे 50 था, सेकंड पे 100, तो ये देखिए कुल उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन जो बढ़ने की दर है वह क्या, समान है। और आपका 50 पे मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन दोनों क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, उत्पत्ति समता नियम। उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन जो बढ़ने की दर है वह क्या है, समान है। और औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो ये आपका डायग्राम ऐसे बनेगा। हमने जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स का देखा था उसमें आपने देखा कि टीपी भी बढ़ रहा है, फिर मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, फिर एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो ये हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स का था, टीपी, एमपी और एपी। यहाँ पे हमने उसमें भी ओ एक्स पर श्रम और पूंजी की इकाइयाँ और ओ वाई एक्स पर औसत एवं सीमांत उत्पादन। इकोनॉमिक्स के कोई भी डायग्राम आप बनाएंगे तो यह अवश्य लिखना है कि ओ एक्स पर आपने क्या लिया है, ओ वाई एक्स पर क्या लिया है। डायग्राम में नेमिंग पूरी होनी चाहिए। अब उत्पत्ति समता नियम एवं लागत, जैसे हमने उत्पत्ति वृद्धि नियम और लागत का अध्ययन किया था, तो उत्पत्ति वृद्धि नियम को लागत ह्रास नियम कहा जाता है कि जब साधन में वृद्धि करने पर उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है तो अनेक आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती है। और हमने उसके बहुत सारे कारण देखे थे जिनसे क्या होता है कि लागत कम होती है। उसी तरह उत्पत्ति समता नियम को लागत समता नियम कहा जाता है कि लागत न तो घटती है न बढ़ती है, लागत क्या रहती है, समान रहती है। उत्पत्ति समता नियम में उत्पादन ठीक उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में श्रम एवं पूंजी की मात्रा को बढ़ाया जाता है। उत्पत्ति समता नियम का आशय यही है ना कि हम जिस अनुपात में उत्पादन के साधन
में वृद्धि करते हैं, उत्पादन के परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उसी अनुपात में क्या होता है, समान अनुपात है, उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। तो यही कारण है कि उत्पत्ति समता नियम के लागू होने पर लागत में परिवर्तन नहीं होता और लागत स्थिर रहती है। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि जो आपकी एवरेज कॉस्ट है और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। जो उत्पत्ति वृद्धि नियम का डायग्राम था उसमें आपने देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट तेजी से गिरती है, उसके बाद एवरेज कॉस्ट, तो ये आपका था MC और ये था AC, क्योंकि उसे हम क्या कहते हैं, लागत ह्रास नियम, और इसे क्या कहा जाता है, लागत समता नियम नहीं होता है तथा लागत स्थिर रहती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि इस स्थिति में AC और MC परस्पर बराबर होकर आड़ी रेखा के रूप में x के समानांतर हो जाते हैं, अतः उत्पत्ति समता नियम को लागत समता नियम भी कहा जाता है। आपसे अलग से अगर पूछा जाए कि लागत समता नियम को, तो उत्पत्ति समता नियम को ही दूसरे शब्दों में लागत समता नियम कहा जाता है, और उत्पत्ति वृद्धि नियम का जस्ट रिवर्स लागत ह्रास नियम। और आगे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लागत वृद्धि नियम। तो उपरोक्त वीडियो में हमने आज इस वीडियो में हमने उत्पत्ति समता नियम का अध्ययन किया है। तो उत्पत्ति समता नियम के इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।